गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन, डिफ्यूज़न ऑस्मोसिस प्रोसेसेस और कुछ सॉल्यूशंस के बारे में पढ़ा था, जैसे हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक, आइसोटोनिक सॉल्यूशंस। चैप्टर 5 में, जिसका नाम है सेल द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। मैंने आपको स्टार्टिंग में एक चीज़ बताई थी कि सेल जो चैप्टर है, इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो पार्ट्स आप पढ़ेंगे वो है, एक तो सेल की सबसे आउटर मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जिसे कि लास्ट लेक्चर में पूरे में हमने कवर किया है। और सेल के अंदर जो फ्लूइड भरा होता है उसे हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। साइटोप्लाज्म में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनेल पाया जाता है जिसे न्यूक्लियस कहा जाता है, जो कि कंट्रोल सेंटर ऑफ सेल कहलाता है। जैसे हमारी बॉडी में ब्रेन है, वैसे ही न्यूक्लियस। और फोर्थ जो मैंने आपको बताया था वो है सेल ऑर्गेनेल्स। ये जो साइटोप्लाज्म फ्लूइड है, इसके अंदर बहुत सारे कंपोनेंट्स, बहुत सारे स्ट्रक्चर्स पड़े हुए होते हैं, जिन्हें हम सेल ऑर्गेनेल्स बोलते हैं। हर स्ट्रक्चर का अपना एक अलग फंक्शन होता है और ये सब अपना अलग अलग फंक्शंस परफॉर्म करते हैं सेल के अंदर ही, जिससे कि सेल की जो है वो डिफरेंट एक्टिविटीज़ कंट्रोल होती हैं। तो इन सब के बारे में हम थोड़ा ब्रीफ में पढ़ेंगे इस चैप्टर में। सबसे पहले प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो कि मैं बता चुकी हूँ आपको, पर थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं, इसका रिवाइज कर देती हूँ कि सबसे आउटर मोस्ट कवरिंग जो सेल की है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहलाती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर इसे हम सेल मेम्ब्रेन भी कह सकते हैं। और इसका फंक्शन क्या था कि सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होती है ये। सेमी का मतलब होता है आधा, है ना, यानी कि कुछ चीज़ें तो इसमें से बाहर जा सकती हैं या फिर अंदर एंटर कर सकती हैं, कुछ चीज़ें नहीं कर सकती हैं। यानी कि ये कुछ चीज़ों को तो परमिट करती है, अलाउ करती है सेल एक्सचेंज के लिए, बाहर आने के लिए या फिर बाहर जाने के लिए या फिर अंदर आने के लिए। तो ये जो इसकी कैरेक्टरिस्टिक है, ये सेमी परमेबिलिटी कहलाती है। दूसरी बात ये है कि एक और बात है कि सेमी परमेबल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर की अगर हम बात करते हैं तो ब्रीफ में ही है, आपके सिलेबस में डिटेल में नहीं है। बस इतना ही है कि किससे मिलकर बनी हुई होती है ये, तो दो बायोमोलिक्यूल्स हैं, लिपिड एंड प्रोटीन, इन दोनों से मिलकर प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनती है, जिसे कि डिटेल में आप 11th क्लास में पढ़ेंगे। बहुत ही फ्लेक्सिबल होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जिससे कि सेल का जो शेप है वो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन थोड़ा सा बदल जाता है, इसे ही फ्लेक्सिबिलिटी बोलते हैं। और फंक्शन, जैसा कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि ये सब्सटेंसेस को सेल के अंदर और बाहर आने जाने के लिए रेगुलेट करती है। दिस इज द फंक्शन। अब बात करते हैं हम सेल वॉल की। सेल वॉल क्या चीज़ है? सेल वॉल सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल्स में पाई जाती है। एनिमल सेल में ये सेल वॉल नहीं पाई जाती। कुछ बैक्टीरिया और फंजाई में भी पाई जाती है, बट ये बेसिकली प्लांट सेल में पाई जाती है। और बहुत ही रिजिड एक स्ट्रक्चर होता है। जैसे सेल मेम्ब्रेन है, ऐसा ही सेल वॉल होता है, लेकिन सेल मेम्ब्रेन फ्लेक्सिबल होती है और सेल वॉल जो है वो रिजिड होती है। रिजिड माने हार्ड होती है, जो प्रोटेक्शन देती है एक तरीके से। इसका फंक्शन जो है वो है प्रोटेक्शन का फंक्शन। सेल मेम्ब्रेन से बाहर की तरफ पाई जाती है, सिर्फ प्लांट सेल में पाई जाती है, कुछ बैक्टीरिया और फंजाई में भी पाई जाती है ये, लेकिन एनिमल सेल के अंदर ये नहीं पाई जाती है। और प्लांट सेल के अंदर जो सेल वॉल है वो सेल्यूलोज नाम के एक केमिकल से बनी हुई होती है। एक कंपोनेंट है सेल्यूलोज, एक केमिकल सब्सटेंस होता है, ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है, जिससे मिलकर सेल वॉल बनी हुई होती है। फंजाई वगैरह में सेल वॉल जो है वो काइटिन से बनी हुई है जैसे, और कुछ मात्रा में इसमें सेलुलोज के अलावा हेमी सेलुलोज, पैक्टिन वगैरह भी शामिल होता है सेल वॉल के कंपोजिशन के अंदर। और फंक्शन जो है वो सेल वॉल का एक ही फंक्शन, सबसे इम्पॉर्टेंट फंक्शन है कि ये सेल वॉल जो है सेल को प्रोटेक्शन देती है। आउटर जो भी एक्सटर्नल जो एनवायरनमेंट है, जो भी एक्सटर्नल कोई भी चीज़ें आ रही हैं, उनसे ये इसको प्रोटेक्शन देती है। और जैसे कि फंजाई और बैक्टीरिया में मैंने आपको एक बात बताया कि फंजाई और बैक्टीरिया में भी सेल वॉल पाई जाती है। तो उनमें क्या होता है कि ये वही सेम चीज़ है, वहाँ पर भी वही फंक्शन है कि रिजिडिटी प्रोवाइड करती है, यानी कि प्रोटेक्शन करती है आउटर एनवायरनमेंट से। बहुत टाइम तक भी अगर ये सेल अगर पड़ी रहे किसी बैक्टीरिया की, फंजाई की, तो वो जिंदा रहती है। इनएक्टिव स्टेट में हो सकती है लेकिन जिंदा रहती है एनवायरनमेंट में। क्यों? क्योंकि सेल वॉल जो है वो उसको ख़राब होने से, बाहर एक्सटर्नल जो एनवायरमेंटल फैक्टर है उनसे उन्हें बचाती है। तो सेल वॉल के फंक्शन आपको मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। एक और टर्म आपके इसमें सिलेबस में आई है, वो है प्लाज्मोलाइसिस। प्लाज्मोलाइसिस जो है
क्या है, कभी कभी क्या होता है कि जो प्लांट सेल है, कोई भी रीज़न हो सकता है, उस प्लांट सेल जो सेल के अंदर वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो सेल के अंदर से बाहर निकलने शुरू हो जाते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस, जिसे कि हम लास्ट लेक्चर में अच्छी तरह डिस्कस कर चुके हैं। 3 कंडीशन आपने पढ़ी थी, हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक और आइसोटोनिक। तो कभी कभी क्या है कि प्लांट सेल के अंदर का जो फ्लूइड है, जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, वो प्लांट सेल से बाहर आने लग जाते हैं। जब ये मॉलिक्यूल सेल से बाहर आएंगे तो सेल श्रिंक करेगी, श्रिंकेज बोलते हैं उसको, यानी कि सिकुड़ जाएगी। वाटर मॉलिक्यूल बाहर आ जाएगा, सिकुड़ेगी, अंदर जाता है तो स्वेलअप हो जाती है। तो जब ये वाटर मॉलिक्यूल बाहर आ जाते हैं तो सेल तो सिकुड़ जाती है, लेकिन सेल वॉल वैसी ही बनी रहती है। तो ये जो कंडीशन है, इसमें क्या होता है कि सेल वॉल से सेल जो है वो थोड़ा सा अलग हो जाती है, डिटैच हो जाती है। ये फिनोमिनन प्लाज्मोलाइसिस कहलाता है। अब आ जाइए सेल ऑर्गेनेल्स की बात। ये न्यूक्लियस है, माइटोकॉन्ड्रिया है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम, प्लास्टिड्स, वैक्यूल्स, ये सब क्या हैं, ये सब क्या नाम सेल ऑर्गेनेल्स कहलाते हैं, जो सेल के अंदर साइटोप्लाज्म में पाए जाते हैं। इन्हें हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले न्यूक्लियस, थोड़ा बहुत ब्रीफ में बता चुकी हूँ मैं। देखिए ये डायग्राम न्यूक्लियस का दिखाया गया है। जैसा कि मैंने आपको बताया था, न्यूक्लियस क्या है, दिस इज नोन एज द कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल। जैसे कि ब्रेन हमारा कंट्रोल सेंटर है, वैसे ही न्यूक्लियस जो है वो सेल का कंट्रोल सेंटर कहलाता है। अगर हम कंपोजिशन की बात करते हैं, स्ट्रक्चर की बात करते हैं, तो आप ये देखिए डायग्राम में, ये 4 जो आपको नज़र आ रहे हैं कंपोनेंट्स, ये मेन इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं। सबसे बाहर जो है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पाई जाती है। न्यूक्लियस एक डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर जो होता है उससे कवर्ड होता है। डबल मेम्ब्रेन आपको दिखाई दे रही है। उसके बाद इस मेम्ब्रेन में आपको जगह जगह पे ये मेम्ब्रेन टूटी हुई सी दिखाई दे रही है, यानी कि ये क्या है, न्यूक्लियर पोर। जगह जगह पे ये मेम्ब्रेन टूटी हुई होती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इसे न्यूक्लियर पोर बोलते हैं। अब अंदर की तरफ जब आप आएंगे, येलो कलर का जो इसमें फ्लूइड भरा है ये न्यूक्लियोप्लाज्म कहलाता है। इसमें नोटिस इसमें दिखा नहीं रखा है इसे, बट येलो कलर का जो फ्लूइड भरा है, जैसे सेल के अंदर का फ्लूइड साइटोप्लाज्म कहलाता है, वैसे न्यूक्लियस के अंदर का फ्लूइड न्यूक्लियोप्लाज्म कहलाता है। और इस फ्लूइड के अंदर आपको एक राउंड शेप की एक बॉल जैसी स्ट्रक्चर नज़र आ रही है, दिस इज नोन एज न्यूक्लियोलस। ये न्यूक्लियोलस कहलाती है। और एक थ्रेड जैसा, धागे जैसा बड़ा सा स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है, दिस इज नोन एज क्रोमेटिन फाइबर। ये क्रोमेटिन कहलाता है। ठीक है जी। क्रोमेटिन क्या है, क्रोमोसोम होता है क्रोमेटिन। अभी हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो ये 4 बेसिक कंपोनेंट हैं जो न्यूक्लियस के अंदर हैं। अब देखिए कंपोजिशन ऑफ न्यूक्लियस मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, इसके अंदर डायग्राम के थ्रू बता दिया है। वही इन्होंने रिपीट किया कि डबल लेयर्ड स्ट्रक्चर है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर पोर पाए जाते हैं मेम्ब्रेन पर, और क्रोमोसोम अंदर पाया जाता है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं क्रोमोसोम की, जो क्रोमेटिन फाइबर इसके अंदर था। क्रोमोसोम एक्चुअली क्या है, ये जो क्रोमेटिन फाइबर क्या होता है, जैसे थ्रेड जैसा आपको दिखाया गया है डायग्राम के अंदर, आपको ये दिख रहा है कि ये थ्रेड की तरह पड़ा हुआ है। ये थ्रेड की तरह तब होता है जब सेल के अंदर डिवीज़न नहीं होता, यानी कि सेल जब रेस्टिंग स्टेज में होती है तो ये क्रोमेटिन फाइबर धागे की तरह पड़ा हुआ होता है। लेकिन जैसे ही सेल में डिवीज़न होने लगता है, ये कंडेंस हो जाता है, मतलब छोटा हो जाता है, कॉइलिंग हो जाती है इसके अंदर बहुत ज़्यादा। और जब ये छोटा हो जाता है तब उसको क्रोमोसोम कहते हैं। और ये कब होता है, जब सेल डिवीज़न करती है, अदरवाइज वो धागे की तरह पड़ा होता है। जब सेल डिवीज़न होती है तो क्रोमोसोम के अंदर कॉइलिंग होनी शुरू हो जाती है, क्रोमेटिन के अंदर कॉइलिंग होनी शुरू हो जाती है और क्रोमोसोम की फॉर्म ले जाता है, वो कंडेंस फॉर्म। तो अब क्रोमोसोम क्या होता है, सभी को पता होगा कि क्रोमोसोम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक मॉलिक्यूल है जो हमारी बॉडी में पाया जाता है। और इसका रोल क्या है, इट एक्सचेंज द इंफॉर्मेशन फ्रॉम पेरेंट्स टू द चिल्ड्रन, यानी कि जनरेशन टू जनरेशन जो इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र हो रही है, इनहेरिटेंस जो हो रही है, वो किसके थ्रू होती है, क्रोमोसोम्स के थ्रू होती है। और क्रोमोसोम्स के थ्रू, क्रोमोसोम जो है, उसके बाद आपने एक नाम और सुना होगा डीएनए का। डीएनए क्या चीज़ है, डीएनए एक्चुअली मिलकर जो है वो क्रोमोसोम बनाता है। डीएनए जो है वही क्रोमोसोम बनाता है। क्रोमोसोम होता है डीएनए के अंदर और प्रोटीन से मिलकर बना हुआ होता है ये। और डीएनए एक जेनेटिक मटेरियल है जो क्या काम कर रहा है, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में सिर्फ और सिर्फ एक ही मॉलिक्यूल ट्रांसफ़र होता है, उसे हम बोलते हैं डीएनए। डीएनए वो मॉलिक्यूल है जो पेरेंट्स से अपने चिल्ड्रन में, अपने बच्चों के अंदर
ट्रांसफ़र होता है, उसके अलावा कोई दूसरा मॉलिक्यूल ट्रांसफ़र नहीं होता। सो दिस इज़ द जेनेटिक मटेरियल। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं डीएनए के ऊपर भी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक और यूनिट होती है जिससे मिलकर डीएनए बना हुआ होता है, और वो यूनिट कहलाती है जीन। बहुत ही कॉमन वर्ड है, सबने सुना होगा। जीन जो है हमारी जितने भी कैरेक्टर्स हैं, हमारी मॉर्फोलॉजी है, देखने में कैसे लग रहा है, हमारा बिहेवियर है, नेचर है, कलर कैसा है, मतलब बहुत सारी स्ट्रक्चर्स हैं, हमारी फिजियोलॉजी बॉडी की कैसी है, तो इन सब चीज़ों के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है जीन। हजारों लाखों जीन हमारी सेल के अंदर पाए जाते हैं, और हर जीन हमारी एक कैरेक्टरिस्टिक को डिनोट करता है, एक कैरेक्टरिस्टिक के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। तो ये तो क्रोमोसोम के बारे में मैंने आपको बता दिया कि क्रोमोसोम का फंक्शन क्या है, कि एक जनरेशन से दूसरे में ट्रांसफ़र होता है, इनहेरिटेंस मॉलिक्यूल है एक तरीके से, और डीएनए से मिलकर बना हुआ है, प्रोटीन से बना हुआ है, डीएनए पर जीन होता है, जीन से मिलकर बना हुआ है। जीन हमारी कैरेक्टर्स को निर्धारित करता है कि तरह तरह का जो भी हमारा बिहेवियर है सब कुछ जीन की वजह से होता है। अब बात करते हैं न्यूक्लियस के फंक्शन की। न्यूक्लियस का फंक्शन वही सेल के जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं सबको कंट्रोल करता है न्यूक्लियस, ठीक है ना। और इसका एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल होता है सेलुलर रिप्रोडक्शन के अंदर भी। आपने सुना है, पढ़ा है सेलुलर रिप्रोडक्शन के बारे में, कि सेल रिप्रोडक्शन का मतलब होता है अपना जैसा दूसरा प्रोड्यूस कर देना, अपने ही जैसा दूसरा बना देना, रिप्रोडक्शन कहलाता है। तो जब एक सेल टूटकर दो बनती हैं, यानी कि एक सेल से दूसरी उसने बना दी है, वो सेलुलर रिप्रोडक्शन कहलाता है। इस केस में भी न्यूक्लियस का रोल होता है। क्या रोल होता है? सेल जब टूटेगी, दो बनेगी, उससे पहले न्यूक्लियस टूटता है, न्यूक्लियस का ब्रेकडाउन होता है, जो ऑलरेडी मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था। कैरियोकाइनेसिस बोलते हैं इसको। कैरियो मीनिंग होता है न्यूक्लियस, और काइनेसिस का मीनिंग होता है डिवीज़न। तो जब न्यूक्लियस टूटता है, डिवीज़न होता है, दो भागों में बढ़ता है, उसके बाद ही कोई सेल दो भागों में बढ़ती है। तो सेलुलर डिवीज़न के अंदर भी इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। और ये जो है, बाकी ये भी काम इसका होता है कि सेल न्यूक्लियस के अंदर ही, राइबोसोम की हेल्प से न्यूक्लियस के अंदर ही जो है वो प्रोटीन सिंथेसिस की प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है। बहुत सारी जो चीज़ें बन रही हैं वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के थ्रू बाहर आ जाती हैं साइटोप्लाज्म के अंदर, और प्रोटीन सिंथेसिस की प्रोसेस वहीं से स्टार्ट होती है, जिसे आप डिटेल में हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। न्यूक्लियाइड एक टर्म और दिखाया जा रहा है, आपके सिलेबस में है। न्यूक्लियाइड का मतलब है, आपने प्रोकैरियोटिक सेल के केस में पढ़ा था, कि जब न्यूक्लियस के चारों तरफ मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती तो उसे न्यूक्लियोइड बोलते हैं। जब न्यूक्लियस के चारों तरफ मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती तो वो न्यूक्लियोइड कहलाता है। ऐसा न्यूक्लियस और किस में पाया जाता है? प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर पाया जाता है। अब बात करते हैं हम साइटोप्लाज्म की। साइटोप्लाज्म, ये देखिए डायग्राम, ये सेल है एक। सेल के अंदर जितना भी फ्लूइड भरा हुआ है, इसमें आपको माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, बहुत सारी चीज़ें नज़र आ रही हैं, लेकिन जो अंदर फ्लूइड भरा हुआ होता है, जो लिक्विड भरा होता है, उसे हम साइटोप्लाज्म बोलते हैं। और चारों तरफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन से कवर्ड होता है ये। इस साइटोप्लाज्म के अंदर ही बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं, जिन हर सेल ऑर्गेनेल का अपना एक स्पेसिफिक फंक्शन होता है। इस साइटोप्लाज्म के अंदर सेल ऑर्गेनेल होते हैं, इनका एक स्पेसिफिक फंक्शन होता है, और जो भी ऑर्गेनेल्स हैं, हर एक कुछ न कुछ चीज़ रिलीज़ कर रहा है या एब्जॉर्ब कर रहा है, तो ये सारी चीज़ें किस में मेंटेन हो रही हैं? साइटोप्लाज्म के अंदर ही मेंटेन होती हैं। प्लस इसके अलावा साइटोप्लाज्म में बहुत ही इंपॉर्टेंट जो वाइटल केमिकल्स हैं वो भी पाए जाते हैं, जो हमारे जीवन के लिए ज़रूरी हैं, जैसे ग्लूकोज हैं, अमाइनो एसिड्स हैं, विटामिन हैं, आयरन है, ये सब चीज़ें इसमें पाई जाती हैं। और दूसरी बात ये है कि साइटोप्लाज्म के अंदर बहुत सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ भी जो है वो इसी के अंदर होती हैं। मेटाबॉलिक पाथवेज, जिन्हें कि आप 11th क्लास में पढ़ेंगे, ग्लाइकोलिसिस है, और भी चीज़ें हैं, ग्लूकोज से पायरुवेट का बनना, ये सब चीज़ें साइटोप्लाज्म में ही कंप्लीट होती हैं। तो साइटोप्लाज्म का भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है सेल के अंदर। ये सब फंक्शंस जो हैं वो साइटोप्लाज्म में होते हैं। अब हम अगले सेल ऑर्गेनेल की बात करते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है? ये देखिए, ये यहाँ पर डायग्राम में दिखा रखा है, ये राउंड सा जो गोल सा आपको स्ट्रक्चर दिखा रखी है, हाफ स्ट्रक्चर, ये है न्यूक्लियस। एक तरीके से न्यूक्लियर एनवेलप लिखा हुआ है, न्यूक्लियर कोर लिखा हुआ है, तो ये न्यूक्लियस है। जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो न्यूक्लियस से ही अराइज होता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये न्यूक्लियस से ही अराइज होता है, मतलब न्यूक्लियस से ही आगे बनता है। क्या चीज़ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम? ये एक मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूब्यूल्स का स्ट्रक्चर है। एक तरीके से एक नेटवर्क सा आपको नज़र आ रहा है, जाल सा नज़र आ रहा है,
जिसमें कैसी है, मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है। ये सेल ऑर्गेनेल भी कैसा है, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल है। ट्यूब्स और शीट से मिलकर बना हुआ है। देखिए इसमें ट्यूब्स भी दिख रही हैं आपको, शीट भी दिख रही है, फोल्डेड शीट्स एक के ऊपर एक पड़ी हुई हैं, तो इन सब से मिलकर ये बना हुआ है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो है ये इसकी स्ट्रक्चर के अंदर सिस्टर्नी, वेसिकल्स और ट्यूब्यूल्स आती हैं। अगर हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का स्ट्रक्चर बताएं तो ये देखिए डायग्राम में आपको दिखाई दे रहा है सिस्टर्नी, ये सिस्टर्नी है जो जिगजैग सी फॉर्म में पड़ी हैं। तो सिस्टर्नी, वेसिकल्स और ट्यूब्यूल से मिलकर ये बना हुआ होता है। और ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इसमें भी जो मेम्ब्रेन है, ये जो फोल्डेड मेम्ब्रेन है, ये लिपिड और प्रोटीन से मिलकर ही बनती है। ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की, तो ये 2 टाइप की होती है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जैसा कि इनका नाम है, रफ और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ का मतलब खुरदरी। क्यों है ये रफ? अब आप डायग्राम में देख सकते हैं, रफ इसलिए है कि रफ के ऊपर आपको गोल गोल दाने दाने से नजर आ रहे हैं, कुछ ग्रैनुलर स्ट्रक्चर्स नज़र आ रही हैं। ये ग्रैनुलर स्ट्रक्चर्स क्या हैं? राइबोसोम्स कहलाती हैं। तो जिस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर ये राइबोसोम अटैच है, खुरदरा सा है इसका सरफेस, वो कहलाता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और जिस पे नहीं अटैच है वो कहलाता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये अंतर होता है स्ट्रक्चर में इन दोनों के। और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को अगर हम उसमें क्या नाम माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो इसके ऊपर आपको जो ग्रैनुलर स्ट्रक्चर है राइबोसोम्स, वो अलग से अटैच इसकी सरफेस पे नज़र आएगा। राइबोसोम बहुत इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनेल है। क्या काम है इसका? इसका काम है प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन को बनाना, प्रोटीन का सिंथेसिस करना ही इसका काम है, मैन्युफैक्चर करना इसका काम है। राइबोसोम का मदद से ही प्रोटीन, एक तरीके से ये लोकेशन है, ये साइट है जहाँ पर कि प्रोटीन बनता है। और अगर हम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करते हैं तो उसका काम क्या है? फैट और लिपिड का फॉर्मेशन। जो फैट और लिपिड का फॉर्मेशन है वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक के थ्रू हो रहा है, और जो प्रोटीन का सिंथेसिस है वो रफ एंडोप्लाज्मिक के थ्रू हो रहा है। और आपको अच्छी तरह से पता है कि लिपिड है, फैट है या प्रोटीन है, इन सब चीज़ों की कितनी इंपॉर्टेंस है हमारी बॉडी के अंदर। बहुत सारी जो क्या नाम ऑर्गेनेल्स हैं, बहुत सारे सिस्टम्स हैं, वो सब उनकी फॉर्मेशन के अंदर भी लिपिड और प्रोटीन की इन्वॉल्वमेंट होती है। जैसे कि ये वर्ड आपके सामने है, मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस का मतलब क्या हुआ? जो मेम्ब्रेन बन रही है वो किन बायोमोलिक्यूल्स के थ्रू बन रही है? अभी जस्ट पीछे मैंने बताया है कि प्रोटीन एंड लिपिड से मिलकर मेम्ब्रेन बनती है। सेल मेम्ब्रेन जो है वो प्रोटीन लिपिड से मिलकर बन रही है। यहाँ तक कि ये जो आप एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पढ़ रहे हैं ना, ये भी इनसे मिलकर बनती है। तो इस प्रोसेस को मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस बोलते हैं। ठीक है। इसके अलावा जो प्रोटीन और लिपिड ये बना रहे हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये प्रोटीन और लिपिड का फंक्शन एक और भी है कि ये एज अ एंजाइम भी काम करते हैं। कुछ प्रोटीन्स वगैरह हार्मोन्स की तरह भी काम कर रहे हैं और कुछ एंजाइम की तरह भी काम करते हैं। ठीक है। तो बेसिकली क्या हुआ कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक नेटवर्क सा है, ट्यूब्यूल्स हैं इसके अंदर, वेसिकल्स हैं, सिस्टर्नी है, ये इसकी कंपोजिशन है। 2 टाइप होती हैं, स्मूथ और रफ। स्मूथ लिपिड और फैट बनाती है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन बनाती है। तो ये इनके फंक्शंस हो गए हैं। और दूसरी बात, एक और फंक्शन इन्होंने दे रखा है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या काम कर रही है? इट सर्व एज द चैनल्स फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स बिटवीन वेरियस रीजन ऑफ द साइटोप्लाज्म और बिटवीन द साइटोप्लाज्म एंड द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस से ही अटैच है, ये देखिए डायग्राम में दिखाया जा रहा है कि न्यूक्लियस से ही आगे डेवलप हो रही है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म के बीच में एक चैनल बना रही है चीज़ों को आदान प्रदान करने का, यानी कि एक्सचेंज करने के लिए। जो चीज़ें एक जगह से दूसरे में, साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस में या न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में आ रही है, इसके लिए एक चैनल बना रही है। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की यही बेसिकली सारे के सारे फंक्शंस हैं। और दूसरी बात ये भी है कि एक तरीके से जो बायोकेमिकल एक्टिविटीज सेल में हो रही हैं उनमें भी इनका रोल होता है, उसके लिए भी ये एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड कराती है। तो ये सब इसके फंक्शंस हैं। बाकी के बचे हुए सेल ऑर्गेनेल्स हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।